हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। 11th ख़त्म हो चुका है, क्लास 12th स्टार्ट होने वाला है। आपको एक नया एक्साइटमेंट होगा कि हाँ ये भाई क्लास 12th स्टार्ट होने वाला है। और क्लास 12th आप जैसा जानते हो बेटा, बहुत ही क्रुशियल ईयर है आपके लाइफ का, क्योंकि यही वो साल है जिसमें आप अपने सपनों के पीछे फाइनली, है ना, पढ़ोगे और उस सपने को पूरा करने वाला साल है। ठीक है, तो क्लास 12th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल। तो आपको स्टार्टिंग से, है ना, इस चीज़ को समझना है कि 12th की इम्पोर्टेंस क्या है। क्लास 11th वॉज नो डाउट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट कुछ वजहों से, लॉकडाउन वगैरह ये जो कुछ भी थी, उसकी वजह से आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए। प्रॉब्लम नेचुरल था, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने हो सकता है अच्छे से किया होगा, कुछ बच्चों ने अच्छे से नहीं किया, है ना। कुछ बच्चों ने ये सोच करके चैप्टर्स छोड़े कि चलो आगे पूरा कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि एक बार जो आपने चैप्टर छोड़ दी, वो दोबारा फिर आप उसको कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत टाइट होता है। ठीक है, तो जो भी आपने गलतियां की है, उससे जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, उस चीज़ को सीखते हुए एक चीज़ मन में बिठा लो कि आगे से कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, कोई भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। पीछे जो छूट गया है सो छूट गया है, ठीक है, आप उसको एक साथ कवर अप भी नहीं कर सकते। तो लीव दैट। 11th की अगर कुछ चीज़ें आपकी छूट गई है तो उसको रहने दो, ठीक है। वो जब हमारा रिवीजन का टाइम होगा हम उसको कर लेंगे। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें पूरा भरोसा देता हूँ कि जो भी चीज़ें छूटी हुई है मैं कराऊंगा, आपसे करा के लूँगा, आप भी करोगे और हम मिल करके कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा उधर थोड़ा इधर रहोगे तो ना ये क्लास 12th अच्छे से हो पाएगा आपका, ना तो क्लास 11th अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो एक ही चीज़ पर फोकस रखना है, दो नाव पर पैर नहीं रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ओके, तो 12th को एकदम जो है क्या मिशन मोड बोल लो, उस मोड पे आपको चलना है, मिशन मोड में रहना है। ठीक है, एक भी चैप्टर को ये कह करके नहीं छोड़ेंगे कि इसको कल कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, अभी नेट नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। उस चीज़ को आज आपको पूरा करना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जैसे करो आपको करना ही है। ठीक है, ओनली देन आपको जो है ना कॉन्फिडेंस आएगा। सी अर्लियर क्या होता था कि क्लास 12th और क्लास 11th में कुछ ऐसा फिक्स रेशियो नहीं था जो पेपर्स में आते थे, बट 12th की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए अब देखा गया है ऐसा कि जो आपके नीट के एग्जाम होते हैं उसमें क्लास 12th के ऑलमोस्ट 60% पोर्शन होते हैं, 40% क्लास 11th के होते हैं। तो इस बेसिस पे भी आपका 12th काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो 60% की भी बात करता हूं तो 180 मार्क्स का 60% होता है 108। ठीक है, 108। और इन फिजिक्स अबव 100 इज अ गुड स्कोर, ऑन एन एवरेज गुड स्कोर होता है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ 12th को भी फोकस करो तो आप 100 क्रॉस कर सकते हो सिर्फ 12th के बेसिस पर। और जब हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे 11th को तो आप उस स्कोर को आराम से 150 तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्या छूटा क्या नहीं छूटा मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। ठीक है, और आप 12th पर ही अच्छे से फोकस करो। हमें बाद में बहुत टाइम मिलने वाला है, अपना 20 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद बहुत टाइम मिलने वाला है, तो हम उसमें जो है उसको कवर अप करेंगे, डोंट वरी। बट अभी पूरी तरीके से आपका जो फोकस है वो क्लास 12th पर होना ही चाहिए। ओके, तो ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर हमें 12th की चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है, ताकि एक कम से कम 100 मार्क्स तो हमारा सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद जब 11th करेंगे तो हम उस स्कोर को 150 अबव ले जाएंगे। ओके, इतना प्रॉमिस करोगे आप लोग? ओके, पूरी उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को फॉलो करोगे। ठीक है, तो बेटे स्टार्ट करेंगे हम लोग आज से क्लास 12th। आज है आपका क्या डेट हो गया, आज 28 ना। ठीक है, तो 28 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग इसको फिनिश करेंगे अक्टूबर में, 20 अक्टूबर। ओके, चल तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, श्री गणेश जी का नाम ले लेते हैं, जय श्री गणेश, है ना, क्योंकि शुरुआत कुछ भी करा जाए तो श्री गणेश जी के साथ किया जाता है, तो श्री गणेश करते हैं। ठीक है, तो भैया हमारा जो पहला चैप्टर है आपकी क्लास 12th का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो देखो बेटे, जैसा कि आपको पता है फिजिक्स को हमने क्या किया है, ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस में बांट दिए हैं। ठीक है, उनमें से एक ब्रांच है
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, बहुत कुछ ब्रांचेस आपने क्लास 11th में पढ़ा, जैसे कि क्लास 11th में आपने मोशन पढ़ा यानी मैकेनिक्स पढ़ा। ठीक है, मैकेनिक्स एक ब्रांच है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, उसके बाद हमने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, है ना, और वेव्स एंड ऑसिलेशंस पढ़ा। तो ये छोटे छोटे ब्रांचेज हैं, उनमें से ही एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो नाम जैसा कि आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। ओके, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ओके, ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो इलेक्ट्रो है और ये जो स्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज। इलेक्ट्रॉन यानी क्या हो गया बेटा, चार्ज। ओके, और स्टैटिक्स यानी स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स क्या होता है बेटा, एट रेस्ट। एट रेस्ट। तो बेटे चार्ज जब रेस्ट पे होते हैं, है ना, चार्ज जब रेस्ट पे होते हैं, वो क्या क्या बिहेवियर शो करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, उसकी क्या फेनोमेना होगी, ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन किया, तो कैसे कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द branch of physics which deals with study of, ठीक है, the branch of physics which deals with the study of charge at rest is called electrostatics। ओके प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज जब रेस्ट में होता है तब वो उसकी क्या फेनोमेना होती, क्या प्रॉपर्टीज होती, क्या बिहेवियर शो करता है, उन सब चीजों में के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लियर है मेरी बात? नाउ सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको हमने फिर फर्दर दो पार्ट में बांट दिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है। एक को कहते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, और एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में। ओके, एंड सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो ये जो है आपका एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 1 है, चैप्टर फर्स्ट है, और ये हो जाएगा हमारा चैप्टर 2। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट दो चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। क्लियर है? ओके, अच्छा भाई, तो इसमें हमने पढ़ लिया चार्ज जब रेस्ट में है उसकी जो फेनोमेना होगी उसके बारे में ये पढ़ लिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा कि भाई जब चार्ज मोशन में होगा फिर क्या होगा, उसके बारे में कहां पढ़ेंगे, तो उसको हम कह देंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो बेटे
ये एक फर्दर ब्रांच हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक फर्दर ब्रांच हो गया, है ना। अरे बात समझ में। तो चल इसको देखोगे अगर ध्यान से तो ये भी क्या दिख रहा है बेटा, दो का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इलेक्ट्रो प्लस डायनामिक्स। अगेन इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया बेटा, चार्ज, और आप सबको पता है डायनामिक्स मतलब क्या होता है, मोशन। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, चार्ज इन मोशन। ओके, चार्ज इन मोशन। तो बेटे जब चार्ज मोशन में होंगे तब वो क्या फेनोमेना दिखाएगा, उसकी क्या बिहेवियर होंगे, क्या प्रॉपर्टीज होंगे, उन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, ठीक है। तो ये जो है अलग ब्रांच बन गया इलेक्ट्रो डायनामिक्स। आप इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। तो क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the branch of physics in which we study about charge in motion is called electrodynamics. ओके, क्लियर है मेरी बात। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज इन मोशन। जब चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं तो भाई उससे क्या बनता है, करंट बनता है ना, फ्लो, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज करंट फ्लो करता है, तो दैट्स व्हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो ये जो है ना बेटे इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है। तो बेटे इस तरीके से आपके स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स होने वाले हैं क्लास 12 के, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 से। अब इन सब में देखो एक चीज कॉमन है ना, कि भाई ये तीनों ही चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, चार्ज। तो हमारे जो 3 फिल्म होने वाले हैं, है ना, 3 पिक्चर होने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3। इन तीनों का जो मेन हीरो है वो कौन है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले अपने को अपने हीरो को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। लेट्स इंट्रोड्यूस इट। हाँ, तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा कि आपको पता है, हम बचपन में खेला करते थे, जो हमारा कॉम्ब होता है, हेयर कॉम्ब है, उसको ऐसा रब करते थे, और रब करने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उसके पास लाते थे, तो वो क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था। क्या आपने भी ऐसा कभी किया है? जरूर किया होगा, हर बच्चे ने किया होगा, है ना। तो बेटे अगर नॉर्मली किसी हेयर कॉम्ब को उन कागज के छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो क्या वो अट्रैक्ट करता है? नहीं करता है। बट जब हम इसको रब करते हैं, रब करने के बाद जब हम इसको लेके जाते हैं तो वही पेन, वही पेपर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ तो ऐसा नया हुआ है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आई इस पेन के ऊपर जो पहले नहीं थी, ठीक है। अब इस पर जो प्रॉपर्टी आई उसके वजह से क्या हुआ, इसमें एक एबिलिटी आ गया जिससे कि वो क्या कर सकता है, कागज के छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। उठा रहा है ना भाई, तो फोर्स लगा रहा है। किसी चीज को उठाओगे कैसे? फोर्स लगा के उठाओगे। तो फोर्स लगा के उसको क्या कर रहा है, उठा रहा है, लिफ्ट अप कर रहा है। तो बेटे वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसने इसको फोर्स लगाने के लिए एबल कर दिया, हाँ, कैपेबल बना दिया? तो बेटे किसी बॉडी के साथ एसोसिएटेड वो प्रॉपर्टी जिसके कारण है वो बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है, वो प्रॉपर्टी है चार्ज। जिसके पास चार्ज होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है।
आ रही बात समझ में? ठीक, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे कैसे, ऐसे दी प्रॉपर्टी associated with the property associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect is called electric charge. Understood? The property associated with matter, किसी भी मैटर के साथ वो प्रॉपर्टी जिसके कारण, अगर वो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, तो फिर वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके बच्चों, नाउ इस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से शो कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर सेकेंड। ओके, एम्पियर सेकेंड, इसी को कहा जाता है कूलॉम। तो कूलॉम एंड एम्पियर सेकेंड इज कूलॉम एंड एम्पियर सेकेंड बोथ आर सेम। कूलॉम का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल सी। ओके, एम्पियर सेकेंड और कूलॉम। इसका सीजीएस यूनिट होता है, इट्स सीजीएस यूनिट इज, ठीक है, इसके सीजीएस यूनिट को कहते हैं स्टैट कूलॉम। ओके, इसका जो सीजीएस यूनिट होता है उसको कहते हैं स्टैट कूलॉम, और इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं स्टैट सी। अब आपके मन में जरूर आएगा बेटा कि ये इसके जो एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या रिलेशन है बेटे। तो 1 कूलॉम इक्वल्स टू होता है बेटा 3 × 10⁹ स्टैट कूलॉम। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, स्टैट कूलॉम को ESUB कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ESUB कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU मींस क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलॉम या फिर ESU ऐसा। ठीक है, तो ये हुआ आपका CGS यूनिट। कन्वर्जन याद रखें, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ओके, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि 1 कूलॉम में कितने स्टैट कूलॉम होगा, या 1 स्टैट कूलॉम में कितने कूलॉम होंगे, इस तरीके से भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये किस टाइप की क्वांटिटी है, तो बेटे इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, ये होता है बेटा AT। ओके, AT। तो ये इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। ओके, अब देखो बेटे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है
वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। तो भाई कुल मिलाकर के दो कैटेगरी हम इसकी बना सकते हैं। एक है बेटा, कह सकते हैं इसको पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ओके। और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन आपको पता है बेटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, हाँ। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है, और नेगेटिव चार्ज का प्रोटॉन पर हो गया, अल्फा पार्टिकल पर हो गया, हाँ, ये सब पर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल हो गया बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल, ठीक है। अगर आपको अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल ये सब नया लग रहा है तो डू नॉट वरी, है ना, ये सारी चीजें हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समझ में आ गया आपको। अब देखो, एक जो चार्ज है हमारा, ठीक है, इस नेचर में जिस बॉडी पर भी चार्ज है, अगर हम ये जानना चाहें कि उन सब में से सबसे छोटा चार्ज कौन सा होगा, ठीक है, सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है, तो उसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया है, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज समझते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज तो जो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज इस नेचर में अवेलेबल है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, उसी को कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री चार्ज। सी, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, ओके। इसको कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। इसको हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, ई से शो करते हैं, ठीक है। अब ये ई होता कितना है? इस ई की जो वैल्यू है वो होती है बेटे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू होती है एलिमेंट्री चार्ज की। हम इसको अप्रॉक्स में फॉर बेटर कैलकुलेशन, इजियर कैलकुलेशन, हम इसको सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी ले सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, ओके, ठीक। तो E का मतलब होता है, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ आ रही है ये बात आपको? क्लियर है ना? तो मैंने बोला कि ये कौन सा चार्ज है भाई? सबसे छोटा चार्ज, इससे छोटा चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री चार्ज। तो जैसा कि आपको पता है बेटे, आप किसी भी मैटर को का जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है? कोई भी मैटर एटम से मिलकर के बना हुआ है, हाँ। और एटम पहले तक डिविजिबल नहीं होता था, बट बाद में क्या हुआ? नए नए साइंटिस्टों ने बताया कि भाई एटम को डिवाइड कर सकते हैं, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पहले माना जाता था कि एटम से छोटे पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बट अब पता है अपने को कि एटम भी डिविजिबल है और 3 पार्टिकल उसके अंदर रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इसमें से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्या होता है? चार्ज्ड होते हैं।
तो अब चूंकि उससे छोटा पार्टिकल ही पॉसिबल नहीं है ना, तो उससे छोटा चार्ज भी पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर का जो चार्ज होता है वही सबसे छोटा चार्ज हुआ, और इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर रहता है। फर्क बस इतना है कि प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। आ रही बात समझ में? तो चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या हो गया बेटा, प्लस ई हो गया, यानी 1 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटे, माइनस ई हो गया, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मैटर है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और नेचर कैसा है, अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देंगे और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। न्यूट्रल जब मैं किसी को कहता हूं कि कोई चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट मीन्स कि उस पर टोटल चार्ज क्या है, 0 है। टोटल चार्ज को हम और क्या कह सकते हैं, नेट चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, नेट चार्ज और टोटल चार्ज किसी पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात बेटे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ संबंधित होते हैं, है ना। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो शुरू करें। ओके बेटे, सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन exert force on other charge। ठीक है, आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फोर्स अप्लाई कर सकता है दूसरे पर। कैसे भाई? सिमिलर चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। सिमिलर चार्ज repels each other, और डिसिमिलर चार्ज क्या करेंगे, डिसिमिलर चार्ज attracts each other। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में? दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, एक से दूसरे पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इट इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, दैट इज इट कैन बी ट्रांसफर्ड from one body to other। Okay, it is transferable, that is it can be transferred from one body to other। ठीक है, next is
इसको कहते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। अब देखो अगर चार्ज कोई, जैसे कि आपको पता है मास है ना, मास के बारे में आपको पता है, आइंस्टाइन साहब ने बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि अगर मास रेस्ट में है तो उसकी वैल्यू अलग होती है, और जब बॉडी मोशन में होती है तो उसका मास अलग हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि मोशन का इम्पैक्ट हो रहा है मास पर, वैसा ही क्या कोई इम्पैक्ट चार्ज के ऊपर भी होता है? तो ऐसा देखा गया कि चार्ज पर मोशन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है, यानी ये वेरी नहीं करता है विथ वेलोसिटी, ठीक है। अगर रेस्ट में है तो भी चार्ज उतना ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो भी उसका चार्ज उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया बेटा, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या कहता है? देयर इज नो चेंज इन चार्ज, there is no change in charge due to velocity of particle, that is it does not vary with velocity, ओके। इसको कहते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, ठीक है बेटे। तो दो चीजें हमने समझ लिया, चार्ज क्या कर सकता है भाई, एक दूसरे पर फोर्स लगा सकता है, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, वो डिपेंड करता है उनके पेयर पर। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी सेकंड हो गया बेटा, ये क्या कहता है कि अगर वेलोस मोशन में रहेगा तो भी चार्ज की वैल्यू वही रहेगी, रेस्ट में रहेगा तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। तो ये दो बातें समझ गए हम लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, तीसरा प्रॉपर्टी ले लेते हैं अपन, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है बेटा, कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कहता है कि अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, लाइक ये दो पेन है, ठीक है, ये दो पेन है, ओके, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, दो पार्टिकल का एक सिस्टम हो गया जो बाकी चीजों से अलग है, आइसोलेटेड है, ठीक है। तो इसको कह देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इन दोनों का जो टोटल चार्ज होगा, इस पर जो भी चार्ज है, इस पर जो भी चार्ज है, उनका अगर हमने सम देखा तो हर परिस्थिति में इसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा सेम ही रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज कांस्टेंट है, मान लो मेरे पास 10 था, पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, तो इसका मतलब ना तो मेरे पास आ रहा है, ना तो मेरे पास से जा रहा है ना, है ना, ना तो हमने प्रोड्यूस किया, ना तो डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। तो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, टोटल चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम always remains constant, always remains constant. Total charge on any isolated system always remains constant. That is it neither can be created nor be destroyed, only it can be transferred
फ्रॉम वन टू अदर। ठीक है, क्लियर है? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटे, तो इसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगेन मैं एक बार फिर बता दूं आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन क्या कहता है कि टोटल चार्ज जो किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी, सिस्टम के एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर भले किया जा सकता है, लेकिन टोटल, अब एक ने दूसरे को दिया तो भी दोनों को मिला करके तो टोटल एक ही रहा ना, सेम ही रहा। तो यही कह रहा है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। तो अच्छे से समझ में आ गया बेटा कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो जैसा मैंने बोला बेटा कि सबसे बेसिक चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। और सबसे बेसिक पार्टिकल्स कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इन्हीं तीन पार्टिकल से मिलकर के क्या बनता है, इन्हीं तीन पार्टिकल से मिलकर के एटम बनता है और इसी एटम से क्या बनता है, फिर कोई भी मैटर बनता है। ठीक है, तो बेटे इलेक्ट्रॉन के पास, आप सभी ने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। यस, मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, मास ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, प्रोटॉन पर मास होता है, यस प्रोटॉन पर मास होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन पर मास होता है, यस न्यूट्रॉन पर भी मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो देखो हर पार्टिकल पर क्या है, मास है ना। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसके पास भले छोटा है बट है तो ना, है जरूर। ओके, अब बताओ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, यस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, -e। प्रोटॉन पर चार्ज होता है, यस होता है +e। इस पर चार्ज होता है, नो इस पर चार्ज नहीं होता है। तो क्या समझ में आया बेटा, जिस किसी भी पार्टिकल के पास चार्ज है उसके पास मास जरूर है। जिस किसी भी पार्टिकल के पास चार्ज है उसके पास मास जरूर है ना, कंपल्सरीली। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसके पास चार्ज तो है और मास नहीं, चार्ज है तो मास जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि किसी पार्टिकल के ऊपर ही चार्ज होगा ना, और पार्टिकल के पास मास होगा ही। हाँ, मास के पास चार्ज नहीं हो चलेगा, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं जिनके पास मास तो है बट चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चार्ज विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा हो गया कि चार्ज कैन नॉट exist without mass. Okay, charge cannot exist without mass. However, mass can exist without charge. ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है ना, बहुत पूछा जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आया तो ये अच्छे से पूछा जाता है बेटा, तो आपकी जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना, उसको देखते हैं। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। इसमें कहा जाता है कि किसी भी बॉडी में, मैंने जैसा पहले बोला कि चार्ज को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, है ना। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है,
अब बेटे जब चार्ज को किसी बॉडी से किसी बॉडी पर ट्रांसफर करोगे तो वो हमेशा, ठीक है, अच्छा इसको इस तरीके से समझो, लाइक ये एक पेन है और ये मेरी खोपड़ी, ठीक, ओके, ये आपके आदित्य सर हो गए, ये उनकी खोपड़ी हो गई, ठीक है, और ये एक हमने कॉम ले लिया, ठीक है। जब बेटे आप इसको इसके साथ रब करोगे, ठीक है, इसको जब आप यहां पर रब करोगे, ठीक है, इसके बीच में फ्रिक्शन करोगे तो क्या होगा, पहले ये जो खोपड़ी है और ये जो कॉम है दोनों इलेक्ट्रिकली क्या थे, न्यूट्रल थे। अब जब मैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहता हूं इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, यस उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल हैं, बट वो क्या है, बैलेंस हैं, मतलब जितने उसमें प्रोटॉन हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन हैं, यानी जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। लाइक मैं इसमें बोलूं कि 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, और इस पे मान लो मैं बोलूं 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है, इस तरीके से है, ठीक है। अब जब इसको हम रब करेंगे बेटा, ठीक है, जब हम रब करेंगे तो क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी मैटर में, है ना, किसी भी मैटर में जो कि एटम से बना हुआ है उसमें एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के ही बाहर में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप रब करोगे तो सोचो क्या टूटेगा पहले, है ना, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन टूटता है, ठीक है। तो जब आप रब करोगे बेटा तो क्या हो सकता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन, है ना, टूट करके इस पे आ जाए। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन से कुछ छोटा होता ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल इन तीनों में से कोई भी से छोटा कोई भी पार्टिकल है नहीं, ठीक है। तो जब भी जाएगा तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा ही जाएगा, क्योंकि उसका टुकड़ा संभव ही नहीं है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चला गया बेटा, तो अब इसके पास क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है बेटे, ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन, है ना। तो बेटे 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्रोटॉन बच गया, तो इतना इस पर, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज बेटा, प्लस ई चार्ज। तो इस बॉडी पर क्या आ गया, यानी मेरी मुंडी पर, मेरी खोपड़ी पर क्या आ गया, प्लस ई चार्ज आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ था, तो अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन तो कैंसिल हो गए, बट एक इलेक्ट्रॉन बच गया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है बेटा, माइनस ई। तो क्या हुआ बेटा, इसके ऊपर प्लस ई चार्ज आ गया और इसके ऊपर क्या हुआ, माइनस ई चार्ज आ गया। तो देखो पहले दोनों न्यूट्रल थे, बट अब क्या हो गया, ड्यू टू ट्रांसफर, है ना, चार्ज के ट्रांसफर की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखो बेटा कौन पॉजिटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज वो हुआ जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया, और नेगेटिव चार्ज कौन हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है। तो यहां पर जब फ्रिक्शन होता है या ट्रांसफर होता है तो दो लोग होते हैं, कभी भी ट्रांसफर होगा तो दो होगा ना भाई, एक देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा, है ना। आप मुझे अगर कुछ पैसे ट्रांसफर करते हो फोन पे से, गूगल पे से, तो दो चीजें हो सकती है, आपने मुझे दिया या फिर मैंने आपको दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लेने वाला है और एक देने वाला है। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पर एक देने वाला है और एक लेने वाला है। अब भाई जो देगा कौन, ठीक है। तो देखो जो देने वाला होता है वो देखो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जो लेने वाला है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जो डोनर होता है ना, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक क्या है बेटा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो है, ठीक है। एक ने डोनेट किया और एक ने लिया।
अब बेटा जिसने डोनेट किया ना, जो डोनेट किया उसके पास अब देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या पड़ गया, कम आ गया ना। जैसे पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, डोनेट कर दिया एक, तो अब इसके पास क्या हुआ, 9 ही बचे, है ना। पहले 10 थे बेटा, तो वो क्या थे, बैलेंस थे। अब एक कम पड़ गया तो बैलेंस करने के लिए कमी पड़ गई, है ना। उसके पास बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो इसको क्या कह सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके डोनेट करने की वजह से डेफिशिएंसी हो गया। अब इसके पास पहले क्या था, बैलेंस था 20-20, अब लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। तो एक्सेस हो गया बेटा, जितना बैलेंस करने के लिए चाहिए उससे एक्सेस हो गया। तो एक्सेप्टर के पास क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में। तो जो डोनेट करता है वो डेफिशिएंट हो जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसके पास एक्सेस हो जाता है, ठीक है बेटे। तो आपने क्या देखा, जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, है ना, वो बॉडी क्या हो गया बेटा, उसके पास प्लस ही आ गया, मतलब वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, ठीक है। और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कह देते हैं अपन, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है वहां पर दो तरह के बॉडी क्रिएट हो जाते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, कौन हुआ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेट करने से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी क्या कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बॉडी क्या कहलाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाता है। आ रही मेरी बात समझ में, इसको अपन क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। आ रही, अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ आप लोगों को, वेरी गुड। तो बेटे ये हो गया आपका दो टाइप का बॉडी। अब देखो एक के ऊपर क्या आया बेटा, प्लस ई आया, और एक के ऊपर क्या आया, माइनस ई आया। अब सोचो अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होता, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होता तो अब इसके पास 8 ई बचता, है ना। 8 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन लिख सकते थे, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन कैंसिल हो जाता, 2 प्रोटॉन बच जाता, उसकी वजह से क्या होता, प्लस 2e आ जाता। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 2e। उसी तरीके से इसके पास क्या होता बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता, है ना, माइनस 2e आ जाता। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से एक पर प्लस ई, दूसरे पर माइनस ई आया। 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से एक पर 2e प्लस, दूसरे पर माइनस 2e आया। 3 होता तो इस पर प्लस 3e, इस पे माइनस 3e हो जाता। 4 होता तो एक पर प्लस 4e और एक पर, है ना, प्लस 4e और एक पर माइनस 4e हो जाता। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जो चार्ज आ रहा है ना बॉडी पर, वो आ रहा है, अगर n नंबर जाता तो एक के ऊपर प्लस ne आता, एक e, 2e, 3e, ne, तो ne आता, और एक पर क्या आता, माइनस ne आता, ठीक है। तो कभी भी जो बॉडी पर चार्ज आएगा वो क्या होगा, प्लस माइनस ne होगा, जिसमें n क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। n क्या है बेटे, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है, ध्यान रहे, ठीक है। तो बेटे n क्या लिया हमने, देखो अब चूंकि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन छोटा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा पूरा का पूरा जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा पूरा का पूरा जाएगा। तो बेटे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन, है ना, हाफ इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका टुकड़ा संभव ही नहीं है, उसका जो ये है डिवीजन पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ में। तो जब भी चार्ज आएगा किसी बॉडी पर, है ना, तो n क्या है बेटा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना, n क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसको क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक है, इंटीजर। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा ना वो, और ई को क्या कहते थे बेटा, एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी 1e 2e 3e 4e ऐसा,
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन किया ना, है ना। इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको कहते हैं, निगेटिवली चार्ज बॉडी किसको कहते हैं, ये सारी चीजें आपने नोट किया। गुड। तो अगर हम क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया बेटा? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो अगर आप सिंपल Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई भी बोलते हो तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि ये क्वांटाइजेशन की बात कर रहा है, जहां n क्या है बेटा? 1 2 3 एंड सो ऑन। प्लस किस पे आएगा बेटा? प्लस किस पे आएगा? जो डोनर होगा या डेफिशिएंट होगा। और माइनस किसके ऊपर आएगा? जो एक्सेप्टर होगा या फिर जिसके पास एक्सेस होगा। ठीक है, डोनर जो होगा इलेक्ट्रॉन का या एक्सेप्टर होगा, है ना, डेफिशिएंट होगा, उस पे ऊपर पॉजिटिव आएगा, और जो एक्सेप्टर या एक्सेस होगा जिसके पास, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, है ना। ये है आपका क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्लियर है मेरी बात बेटे? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। नाउ सी बेटे, यहां पर जो मैंने बोला कि जब आप किसी दो चीज को यू रब करोगे, फ्रिक्शन करोगे, तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर चला जाएगा। तो व्हाई नॉट प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन ही क्यों? यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करके लिख लेंगे, व्हाई ऑलवेज electrons are transfer। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर है बेटा कि एक तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की रिस्पेक्ट में हल्का होता है। ठीक है, क्या होता है? लाइट वेट होता है। तो आप बोल सकते हो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज लाइट वेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लाइट वेट होता है तो इसको ट्रांसफर करना क्या है? आसान है, इजी है ना। ये हो गया आपका। अब सवाल उठता है कि जब ये चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या उस दौरान मास का भी ट्रांसफर होगा क्या? बॉडी का जो मास है वो बदलेगा क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, during charge transfer does mass of the body changes? तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, चार्ज कैसे ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। अब एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? चार्ज भी है और मास भी है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो पूरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। मतलब मान लो मैं अपने घर से आपके घर आता हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना मास जो है घर में छोड़ दूं और बाकी चीजें लेकर के आपके यहाँ पहुंच जाऊं। ऐसा पॉसिबल नहीं। हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके पास लेके जाएंगे, है ना, है ना। मेरा मास जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजें आपके पास जाएंगी, है कि नहीं। तो लाइकवाइज, ठीक है, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर ट्रांसफर करता है तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से जाता है, संपूर्ण, है ना, टोटल। तो उसके पास जो मास है, उसके पास जो चार्ज है, दोनों की दोनों चीजें जाएंगी, है ना। तो
भले ही वो मास बहुत छोटा है बट वो मास जा तो रहा है, ठीक है। तो जो बेटा डोनर है वहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया, और जो एक्सेप्टर है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चढ़ गया, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक आ गया तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का मास भी बढ़ गया। तो जो डोनर है उसके पास मास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कितना, एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। तो मास इसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जो एक्सेप्टर होता है उसके पास मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बेटे। मास जो है उसके पास इंक्रीज हो जाता है। तो क्या बोलोगे ट्रांसफर के दौरान, यस मास भी चेंज होता है, यस मास ऑल्सो चेंजेस। कैसे चेंज होता है वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। जो डोनर होगा यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा उसके पास मास रिड्यूस हो जाएगा, और जो एक्सेप्टर होगा जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। और कुछ बचा बेटे प्रॉपर्टीज में? सारी बातें तो हमने कर ली है लगभग। और तो कुछ बचा नहीं आई थिंक।